बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 14 मार्च और दिन है पीर का। व्यूअर्स, हर गुजरता लम्हा पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील कर रहा है। पिछले 48 घंटों में बहुत सारी मुलाकातें हो गई। इत्तेहादियों के फैसले, अभी इंतजार कर रही है हुकूमत के क्या करते हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन पूरा जोर लगा रही है। इंतजार था कि हुकूमत क्या तारीख देगी और आखिरकार तारीख का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उस तारीख से पहले 28 से पहले यानी 28 तारीख को जलसा होगा और फिर अगले दिन तमाम लोग पार्लियामेंट का रुख करेंगे, जहां पर ये जो अदम एतमाद का मामला है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन हुकूमत बहुत ज़्यादा अब कॉन्फिडेंस उसमें नज़र आ रहा है पिछले 5-6 घंटों के दौरान। और हुकूमत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, इसमें पाबंद किया है अपने तमाम लोगों को कि इत्तेहादियों के खिलाफ बात नहीं करनी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि इत्तेहादियों को आपने मनाना है, इनको नाराज़ नहीं करना। और इस किस्म के बयान जिस तरह असद उमर ने दिए और फिर बाकी लोग भी देते रहे, ये मामलात को ख़राब कर सकते हैं। कोर कमेटी में ये फैसला किया गया और फिर सिचुएशन आपके सामने है। इस मामले में जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये एक अलग मामला है, ये अलग बहस है और इसका फैसला उसी दिन होगा, क्योंकि इस पर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि लोग अपना भाव ताव जो बढ़ा रहे हैं और उसके बाद क्या सिचुएशन पैदा होती है। लेकिन व्यूअर्स, सियासी मंजरनामे के ऊपर काफ लीग, MQM और दीगर जमातों की क्या हैसियत है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार इम्तियाज़ गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी अदम एतमाद के पीछे दौड़ रहे हैं। सर, मैंने जो इतनी लंबी तमहीद बांधी है उससे आपको पता चल गया कि हम अदम एतमाद के पीछे दौड़ नहीं रहे। अदम एतमाद इस वक्त डिस्कस हो रहा है और अदम एतमाद का ये जो जिन है ना, इसने सब कुछ जकड़ लिया। पाकिस्तान की सियासत इमरान साहब आपके सामने है। ये मांगे तांगे की सियासत तो हमें समझ में आती थी, छांगा मांगा की सियासत भी हमने देखी। अब ये इत्तेहादियों की जो सियासत है ये सिर्फ और सिर्फ मफादात की सियासत है। और आज आपके साथ नशिस्त करने का मकसद ये था कि हम जरा समझ सकें काफ लीग कहां पर स्टैंड कर रही है, MQM, और किसको क्या सूट करता है। सर, पहले तो ये बताएं, शहर इक़्तिदार से क्या खबरें हैं इस वक्त? जो इक्वेशन थी हर बदलते और गुजरते लम्हे के साथ ये बदल रही है। कभी ऑपोजिशन का पलड़ा भारी हो जाता है, उधर से दो वुज़रा निकलते हैं, बयान देंगे इत्तेहादियों के खिलाफ, तो ये पलड़ा जो है वो दूसरी तरफ निकल जाता है। फिर यही इक्वेशन 60-40, 50-50 सिचुएशन चल रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मना कर दिया है अपने तमाम वुज़रा को इत्तेहादियों के खिलाफ किसी भी किस्म का बयान देने से, क्योंकि सर लोग बातें याद रखते हैं और फिर उसको बुनियाद बनाकर सब कुछ करते हैं। जी सर। जी, आजकल एक अच्छा तमाशा लगा हुआ है। लोगों को तमाम सियासी जमातों ने मसरूफ़ रखा हुआ है और उनका काम भी ये है लोगों को मसरूफ़ करना, अपने वोटर्स को मोबिलाइज़ करना। और बड़ा अच्छा सीज़न उन्होंने लगा लिया है अदम एतमाद की तहरीक का नोटिस देने के बाद। अब उसमें देखिए, ये तमाम सियासतदान, अक्सर सियासतदान एक दूसरे के साथ समाजी रिश्तों में और ख़ानदानी रिश्तों में जुड़े होते हैं। भाई उधर है, भतीजा दूसरी पार्टी में है, बहन तीसरी पार्टी में है। तो वो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी ने अगर मुलाकात कर ली अपने मुखालफिन से, क्योंकि समाजी तौर पे तो ये लोग मुख्तलिफ बंधनों में बंधे हुए हैं। और कल ही एक साहब ने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यार इनके पास तो 2 लाख, इनके पास तो 220 अरकान मौजूद हैं। इससे पहले आपको याद है सर आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारे पास 190 अरकान हैं। वो थोड़ा ट्रम्प करना चाह रहे थे शहबाज शरीफ को, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि हमारे पास 180 अरकान हैं। तो एक नंबर गेम में इन्होंने, सियासतदानों ने आवाम को फंसाया हुआ है। और वही हमारे जो टीवी, प्राइम टाइम टीवी का डिबेट है जो 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलता है, उसका मौजू बना हुआ है। तो असल बात यह है कि क्या ये एक मुनासिब बात है, रैशनल है कि आप मुख्तलिफ सियासतदानों के या उनके जो बी टीम्स हैं उनके दावे सुन के आप कहें कि जी, जो आपने भी कह रहे थे कि कभी सिचुएशन 40 से 60 हो 40-60 हो जाती है, कभी 50-50 हो जाती है कि कौन किसके हक में है। हमें, मेरा ख्याल है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करने के बजाय इस पे गौर करना चाहिए कि ये हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। अव्वल तो ये है कि ये सारा मामला जब अब तो 28
मार्च की डेट भी आ गई है कि उस दिन तय हो जाना है कि आया किस ये पलड़ा किसकी तरफ भारी होता है। दूसरी बात ये कि 28 मार्च को क्या वाक़ईतन वही कुछ होता है जो शहबाज शरीफ साहब या आसिफ ज़रदारी साहब चाह रहे हैं, या फिर वो लोग चाह रहे हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो पहले साथ थे और अब न्यूट्रल हो गए हैं। तो हमें ये गौर करना होगा कि क्या ये जो लोग भाव-ताव में इस वक़्त मसरूफ़ हैं, क्या ये वही खुद मौका परस्त, खुद गर्ज़ और ब्लैकमेलिंग के आदी सर सियासी बादशाह, हल्के हैं? ठीक है, क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना भाव बढ़ाने के लिए इस वक़्त एक ऐसी सूरत-ए-हाल, एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है, जिससे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया है। मेरा अपना ये ख़्याल है कि जो इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा किया कि अपने वज़रा को बोलने से रोक दिया है इत्तेहादियों के हवाले से, क्योंकि अगर इनके वज़रा थोड़े से अक्ल से काम लेते, तो उनको शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अब 1 दर्जन वज़रा या मुशीर हैं और हर एक अपनी-अपनी बोलियाँ बोल रहे हैं, हर एक अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप इनकी सुबह जब मीटिंग होती है ना, तर्जुमानों की कोर कमेटी की मीटिंग होती है, तो उसमें ये भी जायज़ा लिया जाता है कि किसने कितनी ज़्यादा फ़ज़ूल बातें की या कितनी तनकीद भरी बातें की ऑपोज़िशन के हवाले से, तो शायद स्कोर इनका जो रेटिंग होती है ना, वो उस उधर वहाँ पे उसका तयन होता है। तो बड़ी एक अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है जिसमें इन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म को फँसा दिया है और हमें मेरा ख़्याल है कि अब इंतज़ार करना पड़ेगा। एक तो 28 मार्च का, और एक चंद बातें हैं मेरा ख़्याल है वो अभी हम नहीं कर सकते हैं, ना करनी चाहिए। तवक्कुआत हैं कुछ कि आया उन पे अमल दरामद होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि नो कॉन्फिडेंस का नोटिस दिए जाने के बाद से जो हिजान आया है, उसने बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जो हैं वो जगा दी हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख़्याल है कि वो उम्मीदें जाग तो गई हैं, वो भर नहीं आएँगी। सर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपने बड़ा जो एक ब्रीफ सा खाका खींचा है पाकिस्तान की सियासत का कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन सर लेट्स गो टू द नंबर्स एट द मोमेंट। ऑपोजिशन दावे कर रही है, नंबर्स बोल रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी कह रही है और फिर इन्होंने तो एक लायबल भी दे दिया कि उस दिन जलसा होगा और फिर अगले दिन बाकायदा आपने पार्लियामेंट जाना है। तो इस जो ये जो लोगों का समंदर होगा, इसे अबूर करके जाना है। इस किस्म की वाइब्स और इस किस्म का अंदिया दे दिया गया। सर इत्तेहादियों को हुआ क्या? काफ लीग के पास अगर उनकी सियासत को देखें, ठीक है वो डील करके आ गए। एमक्यूएम भी हमेशा हर हुकूमत का हिस्सा रहती है। डील करके वफाक में शामिल हो जाते हैं, वज़ारतें ले जाते हैं, फिर मज़े करते हैं, फिर बाप का भी की भी यही पोज़ीशन है। और काफ लीग को सूट क्या करता है? सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर काफ लीग हुकूमत को छोड़ देती है 1.5 साल के लिए और फिर दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम फौरी इलेक्शन करवाएंगे और 1.5 साल एक आइंदा जो हुकूमत बनेगी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये नून लीग के अंदर बाकायदा एक स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। इवन के नवाज शरीफ साहब खुद भी ये चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो और निजाम को गिराया जाए, जितनी जल्दी गिराया जा सकता है। इन हालात के अंदर काफ लीग को क्या सूट करेगा कि वो ऐसे लोगों के साथ चले जाएं जो इत्तेहाद खत्म करवा के इलेक्शन करवाना चाहते हैं, यानी एक काफली को एक मोहरा बनाएंगे और बाद में टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। ऐसे तो सर ये भी मुमकिन है कि आज इनके पास 5 सीटें हैं, कल को ये 5 सीटें भी इनके पास ना हो। देखिए, काफ लीग वाले भी बच्चे नहीं हैं। 20-22 साल से उनकी एक कशीदगी चली आ रही थी, खफगी चली आ रही थी नवाज शरीफ ख़ानदान से, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि आप जब असल मौका आता है, तो असल अच्छी वज़ारतें, अच्छे ओहदे, वो फिर आप अपने लोगों को, अपने मनपसंद अफ़राद को दे देते हैं। और काफ लीग को ये भी मालूम है कि नवाज शरीफ ने 2 मरतबा सरताज अज़ीज़ साहब को सदर बनाने का वादा किया, और उसके बाद पहली मर्तबा तो तारड़ साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और दूसरी मर्तबा वो हमारे ममनून मामू साहब आ गए थे। तो वो भी एक वो कहते हैं ना कि पिटारी में से निकाला नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसा नाम, सबको परेशान, और मैं समझता हूँ कि सरताज अज़ीज़ साहब को उन्होंने ज़लील किया इस लिहाज से कि अपना वादा पूरा नहीं किया। और इसके अलावा आपको याद होगा कि जब वो डिस्क्वालीफाई हुए थे नवाज शरीफ साहब, तो
उन्होंने तो बड़े भरी महफिल में कह दिया था कि अगले वजीर आज़म मेरे बाद शहबाज शरीफ हैं, लेकिन वो सब ने देखा कि शहबाज की बजाय शायद खाकान अब्बासी आ गए। तो इनके वादे वईद पे मेरा ख्याल है कि कोई एतबार नहीं करेगा, और मज़े ले रहे हैं चौधरी प्रधान इस वक्त क्यू लीग वाले। और मैं समझता हूँ इतने इतने बच्चे वो नहीं हैं कि इनकी बातों में आके सिर्फ 2-3-4 महीने के लिए अपने 1.5 साल के जो मज़े हैं वो दाव पे लगा दें। नहीं तो सर, इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी इस ट्रैप पे नहीं आएंगे। और ये क्या ये मुमकिन है कि ये ऑपोजिशन को एंगेज किया हुआ इत्तेहादियों ने, क्योंकि एक नया, अगर इसको हम बाहर खड़े होकर इस पूरी सिचुएशन को देखें एज अ आउटसाइडर, आपको लगता है कि एंगेज किया हुआ है? अगर ये कार्ड्स एकदम से सारे खोलकर सामने रख दें तो शायद फिर ये जोड़ तोड़, और जो ऑपोजिशन ने हिकमत अमली तय करनी है वो किसी नतीजे पर पहुंच के वो हिकमत अमली तय करेंगे और किसी और तरफ लग जाएंगे। तो आपको लगता है कि काफ लीग ने एंगेज कर लिया ऑपोजिशन को? हुकूमत को तो एंगेज किया हुआ है, लेकिन ऑपोजिशन को भी एंगेज कर लिया। देखिए, ज़ाहिर है एक 5 अगर वोट हैं उनके, तो वो खुद को किंग मेकर भी तो कह सकते हैं ना। बने इसलिए हुए हैं। कि अगर वो 5 वोट उनके पास हैं तो उनकी मदद से वो हुकूमत गिरा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि 5 वोट भी किंग मेकर या ब्रेकर हैं। मुझे याद है जर्मनी की जो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो मुश्किल से 5-6% उनके वोट आते थे पार्लियामान में। लेकिन जब बातचीत होती थी इत्तेहाद के लिए, मखलूत हुकूमत के लिए, तो बड़े बढ़ चढ़ के वज़ीर ख़ारजा उनका होता था। आजकल भी वज़ीर ख़ारजा, बल्कि आजकल तो वज़ीर ख़ारजा ग्रीन पार्टी की हैं। सो वो हमेशा ये कहा करते थे कि वी आर नॉट द माइनॉरिटी पार्टी, वी आर द मेजॉरिटी पार्टी। इसलिए कि हम तयन करते हैं कि हुकूमत किसकी होगी। तो यही हाल क्यू लीग का भी हो सकता है, लेकिन इस तमाम तर के बावजूद क्या 3-4 महीने के मज़े के लिए वो ये करेंगे? ऐसा नहीं है। इन सब ने अपना सहारा ढूंढा हुआ था। जो क्रचेस जिसको कहते हैं ना, बैसाखियाँ, वो ये थी कि जी वो पिंडी वाले दोस्त जो हैं, दोस्त साहब, वो नाराज़ हो गए जनरल फैज़ हमीद के इशू पे, और इस वजह से उन्होंने बिल्कुल ख़ुद को न्यूट्रल कर लिया है। और दूसरा, जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने यही सहारा लगाया हुआ है कि बहुत चंद लोग जो हैं पीटीआई के अंदर से, उनको अगर हम ख़रीद लें तो वो सिलेक्टर या वो अंपायर जिसको ये 3.5 साल से गालियां दे रहे हैं, ये उनके लिए काबिल कबूल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन है। जिन लोगों ने खुल्लम खुल्ला किसी इदारे के सरबराह को गालियां दी हों, और वो इदारा जो ख़ुद को इस जो लैंड मास है 8-8.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर, उसका निगहबान समझता है, वो इतनी आसानी से इन बातों को मेरा ख्याल है भूल नहीं पाएंगे। भले वो इमरान खान से नाराज़ हों, लेकिन वो पाकिस्तान के मफादात की निगहबानी से, जिसका उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है, पहलू तही नहीं करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक सर सिचुएशन और भी डेवलप हो गई। आप अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर और बाबा से बुलंद भी, खामोशी के साथ भी, ड्राइंग रूम्स में भी, अवाम के सामने भी ये बात कहते रहे कि इमरान खान की एटीएम, जहांगीर तरीन को उन्होंने हर्फ तनकीद बनाया, हर वो लफ्ज कहा जिससे इमरान खान को धचका पहुंच सकता है, मोराल डाउन करना, पार्टी का मोराल, साख को नुकसान पहुंचाना। जहांगीर तरीन के लिए उन्होंने हर वो लफ्ज इस्तेमाल किया। आज जहांगीर तरीन के घर हमजा चले गए हैं। तो सर ये पहले तो ऑप्शन बारियां लगी हुई थी, शरीफ फैमिली और फिर जरदारी फैमिली, अब एक तीसरा ऑप्शन मिला कौम को, एंड दैट इज, और इन लोगों ने, ये दो जो खानदान है, अब ये बाकी लोगों को एंगेज कर रहे हैं। तो सर सियासत इसी का नाम है? कोई मोरालिटीज नहीं होती कि आपने किस मुंह से, आप क्या जाकर जस्टिफाई करेंगे कि यार ये वो एटीएम है जिसके पास हम चलकर आए हैं, हमने पहले गालियां निकाली थी, आज हम भी इनके दर पर आकर झुक गए हैं और हम इन सब सवाली बनकर आए हैं, और अब इनके ऊपर है हमारी जो सवाल हमने उठाया है, इस पर ये किस तरह अमल करते हैं। वो आपको याद होगा, शहबाज शरीफ साहब ने तो एक तो है कि आसिफ जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटने की बात की थी, फिर फाड़ने की बात की। एक टीवी चैनल में उन्होंने फिर ये भी कहा था कि उनसे पूछा गया कि क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ कभी इत्तेहाद करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कुएं में छलांग लगाना। तो अब उन्हीं आसिफ जरदारी साहब के पास वो सुबह शाम होते हैं। तो
सियासत में, कारोबार में उसूल या अखलाकियात मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा कार फरमा हो। तो इस तरह बैन अवी सियासत का भी यही हाल है। लिहाजा आप इन तमाम लोगों के अमाल को कानून, अखलाकियात के पैमाने पे ना जांचें, बल्कि उनकी ज़रूरत है, उनका बिजनेस है, बिजनेस वो कर रहे हैं, और जहाँ भी उनको जब कभी नज़र आता है कि यहाँ मुनाफा हो सकता है, तो ये अपना पलड़ा, अपना बोझ जो है वज़न उस तरफ डाल लेते हैं। तो बड़े ये फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। बड़े लचकदार लोग होते हैं, अपने मफादात पे ये आँच नहीं आने देते। जहाँ उनका मफाद होगा, ये फिर आपको झुक के सलाम भी कर लेंगे। जो उनसे हो सकेगा वो ज़रूर करेंगे अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। एनक्यूएम का सर क्या रोल होगा? उनको तो इत्तेहाद में तब भी कोई फायदा नहीं, ना रहे तब भी कोई फायदा नहीं, और वो देख रहे हैं कि बाकी इत्तेहादी क्या करते हैं। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। कुछ खबरें आई कि उन्होंने बिलावल ने यहाँ तक कहा कि एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को लड़ाया गया एनक्यूएम के साथ। खैर, ये तो इससे ज़्यादा बड़ा तो कोई लतीफ़ा हो नहीं सकता। एनक्यूएम के पास सर क्या ऑप्शंस हैं? उनको सूट करता है, नहीं करता? वो निकल गए तो सर अगली हुकूमत और फिर कराची के हवाले से कुछ वो ज़मानतें माँग रहे हैं, कुछ डिमांड्स कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी से तो नहीं मिलेंगी आपको। हाँ, ये हो सकता है कि वो वफाक जिस तरह जिसमें सेंटर में भी आपको हुकूमत का एक हिस्सा वज़ारतें मिली हुई हैं, इससे भी हाथ धोना पड़ेगा, और फिर बाकी जगहों पर भी बहुत ज़्यादा इनकी सुक्की होगी और पीछे एक बैक फुट पे जाना पड़ेगा। देखिए आप, ये लोग बच्चे नहीं हैं, इनको सब कुछ मालूम है, और एमक्यूएम के तो बहुत सारे लोगों के हाथ पे खून है। उन्होंने कराची का बहुत सारा कर्ज चुकाना है, उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। जैसे इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ जलसे में भी ये कहा कि मैंने बरतानवी सफ़ीर से ये कहा कि अगर हम, जिस तरह आप दहशतगर्दी की मज़म्मत कर रहे हैं, हमसे चाहते हैं कि हम यूक्रेन की मज़म्मत करें, तो क्या आप हमें इजाज़त देंगे कि हम अपने टेररिस्ट अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ लंदन में ड्रोन इस्तेमाल करें? फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? तो ये अ, हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अखलाकियात, ये मोरालिटी कुछ नहीं है। एमक्यूएम, जाना उन्होंने किधर है बिल आखिर, और उनके ऊपर तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बैगेज है उन लोगों का। लिहाजा वो पड़के बहुत मारते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो इसी उम्मीद में आप मेरा ख्याल इंतज़ार करें 28 मार्च का। अ, सर, आपको क्या लगता है कि हुकूमत कामयाब हो पाएगी? इक्वेशन को आप कैसे देख रहे हैं कि अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, वी कांट प्रेडिक्ट। देखिए, बड़ा मुश्किल है इस वक़्त कहना कि किस, हो सकता है अपोज़िशन अपने नंबर्स 172 पूरे कर ले, हो सकता है कि उसके पास 160 भी ना आ सकें उस दिन। तो ये तो उस दिन पे है कि सूरत-ए-हाल कैसी बनती है, पीटीआई के कितने लोग, ये जो अपोज़िशन दावे कर रही है कि 15-16 लोग हमारे पास आ गए हैं। फवाद चौधरी ने भी कहा कि एक बंदे को उनके 15 करोड़ की, दूसरे को 20 करोड़ की पेशकश की गई है। अब किस हद तक इसमें सदाकत है? ज़ाहिर है, अगर पीटीआई के 4-5 लोग इस तरह बिक जाते हैं, तो फिर तो हुकूमत फ़ारिग है। यानी, क्योंकि पहले ही उनके पास नंबर्स कम हैं, तो अब देखना होगा कि उस दिन क्या इनकी इक्वेशन क्या बनती है? आया 172 और 172 लोग अपोज़िशन की तरफ से इकट्ठे हो पाते हैं या नहीं? खान साहब से पिछले 3 दिनों में जो लोग मिलकर आए हैं, वो ये कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज ही वाज़ वेरी रिलैक्स्ड। वही कहता है, उनकी तरफ से ही कहा गया, खान साहब की तरफ से, कि यार एट द एंड ऑफ द डे मैं इमरान खान ही रहूँगा अगर हुकूमत से बाहर भी चला जाऊँ। अगर हम हुकूमत में आ सकते हैं तो दोबारा भी आएँगे। और क्या सियासत पे फ़र्क पड़ेगा सर कि ये एक मज़ीद इन्हें एक नई तवानाई मिलेगी, अपनी गलतियों से सीखेंगे। इत्तेहादियों को करीब रखना या ना रखना तो मसला नहीं है, अब तो टारगेट इन्हें करना चाहिए 2 तिहाई अक्सरियत, और अगर उन्होंने दोबारा आना है, तो फिर एक इमरान खान की हुकूमत जो है ज़्यादा मज़बूत तरीके से सामने आपको नज़र आ रही है। देयर इज़ अ लेसन टू लर्न फ्रॉम इमरान खान। मतलब ये 1.5 साल का होना ना होना कोई अहमियत नहीं रखता। हाँ, देखिए ना, हम तो 1.5 साल की बात कर रहे हैं, मालूम नहीं कि 6 महीने में नए इलेक्शन हो जाएँ। यानी अ, अपोज़िशन अगर चालें खेल रही है, तो पीटीआई और इसके इत्तेहादी, वो इत्तेहादी जो कि अभी तक उसके खुल्लम-खुल्ला उनके साथ हैं, वो भी तो अब शतरंज पे बैठे होंगे ना। वो भी अपने मोहरे इधर-उधर कर रहे होंगे कि अपनी उनकी वॉर गेमिंग चल रही होगी कि हमने सिनेरियोज़ कौन-कौन से, ऑप्शंस कौन-कौन से अवेलेबल हैं, और अगर वो एतमाद का वोट इनके खिलाफ चला जाता है, तो
फिर उन्होंने क्या करना है, तो मेरा ख्याल है 26-27 को हमें काफ़ी सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फिर जी हमारा आज का शो था तरीके तमाद के ऊपर। मुसलसल हम आपको अपडेट कर रहे हैं और बदलते हालात जो हैं वो हम आपके सामने इसी तरह लाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपके सामने जो 14 तारीख की जो सारा दिन की सूरत हाल थी इस पर मुकम्मल तफसीली मैं प्रोग्राम करूंगा और आपको बताऊंगा कि आज हुकूमत की तरफ से क्या कहा गया और फिर जो अपोजिशन है उन्होंने क्या फैसला किया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।